हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग बैंकिंग एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज हम लोग फिनिश कर चुके हैं। तो ये बैंकिंग और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सीरीज का क्लास 1 है और तो आज से हम इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे। ठीक है। और वो सभी स्टूडेंट्स जो झारखंड पीजीटी कॉमर्स या फिर एमबीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हमारे ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है डिटेल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। जब चाहें जितनी बार चाहें देख सकते हैं आप लोग। क्लासेस आपको सीए नेट जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर से मिल जाएंगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस आपको मिल जाएंगे। प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट और क्विजेज अवेलेबल होंगे। ठीक है। तो आप वो सभी स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में और कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे ऐप पर जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि इंडिया में सबसे पहला एस्टेब्लिश्ड बैंक कौन सा है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बॉम्बे या फिर बैंक ऑफ मद्रास। देखिए, बैंक क्या होता है। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंटरमीडिएट की तरह काम करता है और लेंडिंग और डिपॉजिट फंक्शंस इंक्लूडिंग मेनी अदर फंक्शंस, लेंडिंग और डिपॉजिट फंक्शंस वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहला बैंक कौन सा इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये सवाल आपको आना चाहिए। याद रखना है बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो सबसे पहला बैंक है जो स्टैब्लिश हुआ है 1770 में। कब हुआ है? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहला बैंक है जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ है। और ये कहाँ लोकेटेड था? उस वक्त की इंडियन कैपिटल कैलकाटा में। ठीक है। और दिस बैंक फेल टू वर्क एंड सीज्ड ऑपरेशन इन 1832 और 1832 में इसकी ऑपरेशंस ये बंद भी हो गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला बैंक कौन सा स्टैब्लिश इंडिया में हुआ है, वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। और ड्यू टू जो भी वजह रही होंगी उस वजह से ये बैंक जो है वो फेल हो गया। ठीक है। और उसकी ऑपरेशंस को 1832 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान को देखते देखते काफी सारे वेरियस अदर बैंक्स जो हैं उनको स्टैब्लिश किया गया था। फॉर एग्जांपल जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 और 91 तक चला है ये। आउट कमर्शियल बैंक 1881 से 1958 तक चला है ये। मतलब ये 1791 में बाइंड अप हो गया है, बंद हो गया था। और आउट कमर्शियल बैंक 1958 में बंद हो गया था। ठीक है। ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है इसका मतलब इस टाइम पीरियड के बाद ये बैंक जो है वो क्लोज हो गए थे। क्लियर। फिर ये जो 3 बैंक है आपके, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही स्टैब्लिश किए थे। और इन तीनों बैंक को मिला के क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंशियल बैंक्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंशियल बैंक्स। बैंक ऑफ बंगाल आपका हुआ है 1809 में स्टैब्लिश, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ठीक है। इन तीनों बैंक को एक साथ कहा जाता था प्रेसिडेंशियल बैंक्स। 1921 में क्या हुआ? इन तीनों बैंक्स को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया और नाम क्या रखा गया? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। नाम क्या रखा गया? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1955 में इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया? नेशनलाइज्ड कर दिया गया। नेशनलाइज्ड मतलब अब ये बैंक जो है वो किसका है? सरकार का है। नेशनलाइज्ड कर दिया गया। तो नेशनलाइज जब इसको किया गया तो इसका नाम बदल के हो गया द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब बहुत ही ब्रीफ में एक तरीके से आपको क्या हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक हिस्ट्री आपको समझ में यहाँ आ गई होगी कि किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ है। राइट। इस वक्त का ये सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है। तो सबसे पहला बैंक आपका स्टैब्लिश बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इन तीनों को मिला के प्रेसिडेंशियल बैंक्स कहा जाता था। प्रेसिडेंशियल बैंक को 1921 में मर्ज कर दिया गया इन तीनों को, तो क्या कहा गया? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1955 में इस इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया? नेशनलाइज्ड कर दिया गया। और नेशनलाइज्ड कर दिया, कब नेशनलाइज हुआ है ये? 1955
1955 में। और नाम क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि नाम कब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ है, तो भी ईयर रहेगा 1955, और नेशनलाइज कब हुआ है, तो कब हुआ है? 1955 में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। पहली लिस्ट में ये दिया हुआ है आरबीआई, इंपीरियल बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ 14, मतलब अलग अलग बैंक्स के नाम दिए हुए हैं, और ये आप लोगों को लिस्ट 2 में ये मैच करना है कि वो कब नेशनलाइज्ड हुआ। ठीक है, तो जैसे आरबीआई नेशनलाइजेशन, मतलब आरबीआई मतलब द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक इंडिया का, वो कब नेशनलाइज्ड हुआ। ठीक है, दूसरा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये आपने अभी हम लोगों ने अभी सीरीज में नहीं समझा है, जिसको याद है ये चीज बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हमने क्या पढ़ा है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये कब नेशनलाइज्ड हुआ था? 1955 में। और क्या नाम हो गया था इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये देख लेते हैं सेकंड का सी किस में है। सेकंड का सी 2 में है, डी और डी 2 में। तो अगर आपको सिर्फ ये पता है तो शायद आप सही आंसर ना लगा पाए, मगर इसमें से आपको और पता है। जैसे आरबीआई नेशनलाइज हुआ है बच्चों 1949 में। आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ है? 1949 में, मतलब फर्स्ट का क्या है? बी है। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कॉमर्शियल बैंक। 14 कॉमर्शियल बैंक जो नेशनलाइज हुए थे, वो हुए थे 1969 में। कब हुए थे? 1969 में। मतलब थर्ड का क्या है? डी। थर्ड का डी है, और फोर्थ का 6 अदर बैंक्स नेशनलाइज हुए हैं 1980 में। का मतलब इसका सही आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा सबको याद कर लेते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ है, ये आपको याद हो गया होगा, 1955 में। उसके अलावा सबसे जब नेशनलाइजेशन हुआ, जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुए, तो 1969 में सबसे पहले 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, एंड दीज वर द बैंक्स हुज नेशनल डिपॉजिट्स वर मोर देन 50 करोड़। जिनकी नेशनल डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज़्यादा था, उनमें उन 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, जिसमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सभी क्या है? बैंक्स के नाम है। ठीक है, तो याद रखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969 और 1980। ठीक है, 1969 में 14 मेजर बैंक्स को क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था, जिनका नेशनल डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा था। और 1980 में 6 अदर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, ये उन बैंक्स के नाम हैं। उसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपको याद रखना है, वो स्टैब्लिश तो 1935 में हुआ है, मगर जब वो स्टैब्लिश हुआ था तो वो प्राइवेट बैंक की तरह स्टैब्लिश हुआ था। आरबीआई भी नेशनलाइज कब हुआ है? 1949 में स्टैब्लिश हुआ है। राइट, तो अब आई होप कि अब आपको इसमें सबका ही पता है। आरबीआई अब आप लोग सीधे बता देंगे 1949, इंपीरियल बैंक 1955, 14 कॉमर्शियल बैंक 1969, और 6 अदर बैंक्स हुए हैं 1980 में। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बैंक्स दैट वर नेशनलाइज्ड इन 1969 एंड 1980 was dash respectively। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में, झारखंड पीजीटी में। देखिए, द नंबर ऑफ बैंक्स दैट वर नेशनलाइज्ड इन 1969, मतलब पहले 1969 में कितने नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज हुए, एंड 1980 वाज रेस्पेक्टिवली। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि 1969 में 14 मेजर बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे, जिनका नेशनल डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा था। और 1980 में कितने बैंक और नेशनलाइज किए गए थे? 6 अदर बैंक्स। तो पहले 1969 14 और फिर 6। बहुत क्लियर आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अचीवमेंट ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। बैंक नेशनलाइजेशन में जब बैंक नेशनलाइज्ड हुए, जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कन्वर्ट हुए, ठीक है, तो उनकी कुछ अचीवमेंट में से, जो भी अचीवमेंट्स रही, ये जो गिवन 4 स्टेटमेंट हैं, इन चारों में से एक स्टेटमेंट ऐसा है जो बैंक नेशनलाइजेशन की अचीवमेंट नहीं रही। ठीक है, तो देख लेते हैं। रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन, मतलब इंटरमीडिएट हटा दिया गया, बीच का जो, बीच में जो, जैसे कहते हैं ना बीच में मध्यस्थता, बीच में जो आ रहे हैं, जैसे बैंक अगर काम कर रही है, मिडिल मैन हटा दिया गया, ऐसा बोल दिया गया, मिडिल मैन हटा दिया गया, मिडिल मैन हटा दिया गया।
ठीक है। दूसरा है फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू नेग्लेक्टेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये तो बिल्कुल आपकी अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि नेशनलाइजेशन हुआ ही इसलिए था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस, बैंक की ब्रांचेस को इंक्रीज किया गया, ये भी बिल्कुल अचीवमेंट है आपके बैंक के नेशनलाइजेशन की। मगर रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन, ये अचीवमेंट नहीं है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। मिडलमैन थोड़ी ना हटा दिया था कि बिल्कुल बैंक को ही हटा दिया, नहीं, बैंक बस पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है। तो रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन इज नॉट एन अचीवमेंट ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दीज थ्री आर द अचीवमेंट ऑफ द बैंक नेशनलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1992 में द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज पर। देखो 1992 में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आए हैं, और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो किसकी कमिटी के रिपोर्ट के बेसिस पर उन 1992 के रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब अगर आप ध्यान हो आपको, 1991 में ही एलपीजी पॉलिसी आई है। क्या आई है? एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसके चलते जो ये नई पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके चलते बैंकिंग रिफॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर में भी चेंजेस आए थे। तो इस चेंजेस में बैंकिंग रिफॉर्म्स जो आए हैं वो किस कमिटी के चलते आए हैं? देखो इसका जो सही आंसर है, देखिए वो है एम नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। सी रंगरंजन कमिटी रिपोर्ट नहीं है, सुरेश तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट नहीं है, सुखमोय चक्रवर्ती कमिटी रिपोर्ट भी नहीं है। इसका सही आंसर है एम नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट। 1992 में ये जो रिपोर्ट आई थी वो मेनली यही था कि मेजर बैंक्स को प्राइवेट भी करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी ओपन करना चाहिए, और इसी रिपोर्ट के चलते जो बिगेस्ट डेवलपमेंट हुआ था वो यही हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आरबीआई ने क्या दिया था? लाइसेंस दिया था। ठीक है। तो in 1991 to provide stability and profitability to the nationalized public sector bank, the government decided to set up a committee under the leadership of Shri M Narasimham to manage the various reforms in the Indian banking sector. Indian banking sector में जो भी changes आ रहे थे उनको चलते हुए गवर्नमेंट ने श्री एम नरसिम्हम के अंडर एक कमिटी तैयार की थी 1991 में जो चेंजेस हुए थे उनको सेटल करने के लिए, उनसे स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखने के लिए। तो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ था वो यही हुआ था कि आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को स्टैब्लिश होने के लिए लाइसेंस दे दिया था। राइट। चलिए, तो इसका सही आंसर है एम नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज व्हिच आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द। देखो हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए, सबसे पहले हमने एक तरीके से समझा है अपनी इस सीरीज में अभी तक के क्वेश्चन में कि बैंक क्या होते हैं। ठीक है। बैंक की एक तरीके से हमने हिस्ट्री पढ़ ली अभी तक के क्वेश्चन में, अगर आप लोगों को रियलाइज हुआ हो तो। बैंक क्या है, किस तरीके से वो आए, किस तरीके से उनका नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे दिक्कतें आई कि वो नेशनलाइज हुए, फिर उसके बाद नेशनलाइजेशन के बाद तुरंत एक पॉइंट ऐसा आ गया कि पब्लिक सेक्टर ही सब कुछ हो रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट बैंक्स भी फिर स्टैब्लिश हुए। अब यहाँ पर बात हो रही है कि ठीक है ये सारी बात तो हुई, अब टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि शेड्यूल्ड बैंक्स जो होते हैं वो कौन से बैंक होते हैं? आर दोज बैंक विच आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ दी। चलो आधी डेफिनेशन तो क्वेश्चन में दी हुई है। शेड्यूल्ड बैंक्स वो होते हैं जो सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं, मगर सेकंड शेड्यूल में किसके? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 के, कंपनीज एक्ट 1956 के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के। अब जिस बच्चे ने थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया होगा वो कंफ्यूज हो रहा होगा सी और डी में, और जिसने बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया होगा वो तो बिल्कुल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आंसर तुरंत लगा देगा। ठीक है। मगर इसका आंसर जो है वो है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। ठीक है।
सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। जो आपके बैंक्स हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में आपके कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, और पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन और रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो कॉमर्शियल बैंक के टाइप्स हैं, राइट। ये आपको पूरा बैंक्स का बाइफर्केशन समझ में आ गया होगा आई होप। शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड में ही कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव आते हैं और कॉमर्शियल के फर्दर टाइप्स हैं। अब देखिए शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते क्या हैं। शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं होते हैं, राइट। अब दूसरी बात, बैंकिंग कॉर्पोरेशन हुज मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 5 लाख एंड डज नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। वो बैंकिंग कॉर्पोरेशंस जिनकी कम से कम पेड अप कैपिटल 5 लाख तो हो ही, और वो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करते हैं, वो आरबीआई एक्ट के 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं। और यहाँ ये जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई की किसी भी रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं करते हैं। शेड्यूल मोस्टली इंडिया में जो है वो शेड्यूल बैंक्स ही हैं सारे, ठीक है। उसके बाद दीज बैंक्स आर अलाउड टू बोरो मनी एंड फ्रॉम आरबीआई फॉर रेगुलर बैंकिंग पर्पसेस। बैंकिंग पर्पसेस के लिए, रेगुलर पर्पसेस के लिए ये जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से पैसा बोरो कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक दे कैन नॉट बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। ये आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मनी बोरो नहीं कर सकते हैं। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। शेड्यूल्ड नाम ही है शेड्यूल्ड, शेड्यूल में है मतलब सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड है ये, और ये किसके एक्ट में, ये स्पेशली याद रखना है, आरबीआई एक्ट 1934 में, क्लियर। और नॉन शेड्यूल बैंक नहीं लिस्टेड है, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, द रीजनल रूरल बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। अब हमने टाइप्स ऑफ बैंक का बाइफर्केशन पूरा आपने देख लिया था। रीजनल रूरल बैंक किसके टाइप में से आता है, कॉमर्शियल बैंक का एक टाइप है ये, ठीक है। रीजनल रूरल आर बीज। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रीजनल रूरल बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1975 में, 1976 में, 1980 में या फिर 1986 में। अब सबसे ज्यादा बच्चों को जो कंफ्यूजन रहता है वो रहता है कि 1975 सही आंसर होगा या 1976 सही आंसर होगा। देखिए क्या होता है, जो ये रीजनल रूरल बैंक है ये मेनली जो स्टैब्लिश किए गए थे वो किए गए थे रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में, जिनका मेन काम ये था कि वो रूरल इकोनॉमी को डेवलप करें, स्मॉल फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल लेबर्स को, आर्टिसंस को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को लोन देके, ठीक है, उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके। तो इसी के चलते जो आरआरबी है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर सेटअप हुआ है ये भी याद रखना है आपको, नरसिम्हम कमेटी। नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पर आरआरबी को, रीजनल रूरल बैंक को स्टैब्लिश, पहला जो बैंक आया है वो 1975 में ही आया है, 1 अक्टूबर में। और 1 अक्टूबर को पहला रीजनल रूरल बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। नरसिम्हम कमेटी की नरसिम्हम कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस पर 1975 में पहले आरआरबी को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। मगर आरआरबी एक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रीजनल रूरल बैंक एक्ट कब आया है तो आप सही आंसर लगाएंगे 1976। पहला बैंक या फिर बैंक कब आया है वो आया है 75 में, और आरआरबी एक्ट कब आया है 1976 में, क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है रीजनल रूरल बैंक कब स्टैब्लिश हुआ है तो 1975 में नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पर रीजनल रूरल बैंक को स्टैब्लिश किया गया है, और आरआरबी एक्ट आया है आपका 1976 में। क्लियर है ये चीज, बिल्कुल आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विटी कैपिटल ऑफ अ रीजनल रूरल बैंक इज हेल्ड बाय। रीजनल रूरल बैंक की जो इक्विटी कैपिटल होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब कौन कौन रीजनल रूरल बैंक की इक्विटी कैपिटल को होल्ड करता है, ठीक है। जब हम रीजनल रूरल बैंक आरआरबी ये टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट खास रूप से इस चीज को पढ़ते हैं, ये पीवाईक्यू पूछा गया है ये भी आप लोगों से। देखो तो कौन कौन होल्ड करता है, स्टेट गवर्नमेंट वेयर द आरआरबी इज लोकेटेड, जहां आरआरबी लोकेटेड है वहां की स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जॉइंटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक,
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक ये तीनों ही मिलके होल्ड करते हैं, या फिर जॉइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके होल्ड करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करते हैं। ठीक है, देखो ये बहुत ही खास रूप से ध्यान रखते हुए आरआरबी के टॉपिक में इस टॉपिक को पढ़ा जाता है कि आरआरबी की जो इक्विटी कैपिटल है उसको मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक ये तीनों ही मिलकर होल्ड करते हैं। ये सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसलिए इसका बी जो है वो सही आंसर होगा। कौन कौन ओन करता है रीजनल रूरल बैंक्स को? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे किस प्रपोर्शन में ये होल्ड करते हैं ये पूछने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आरआरबीज में कितना प्रपोर्शन है? 50%, 50, 15, 35 सेंट्रल स्टेट स्पॉन्सर। ठीक है, CSS, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट और लास्ट में स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक मेनली जो होते हैं वो कॉमर्शियल बैंक ही होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होल्ड करती है? 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, स्पॉन्सर बैंक 35%। 50, 15, 35, राइट, ये याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक एस्टैब्लिश्ड एट। सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक जो स्टैब्लिश हुआ है 1 अक्टूबर 1975 में, वो उसका नाम क्या है और कहाँ, किस जगह पर स्टैब्लिश हुआ है वो बताना है आपको। पूर्वांचल बैंक, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, हावड़ा वेस्ट बंगाल, सतलज ग्रामीण बैंक, भटिंडा पंजाब, या फिर प्रथम बैंक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। देखिए, जो सबसे पहला बैंक स्टैब्लिश हुआ है रीजनल रूरल बैंक वो है प्रथम, नाम ही है प्रथम बैंक। ठीक है, नाम ही है प्रथम बैंक। कहाँ स्टैब्लिश हुआ है? ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, और ये आप यहीं से याद रख लीजिए कि पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा स्टैब्लिश हुआ है? प्रथम बैंक। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलपति राव कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ। चलपति राव कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी किसके रिस्ट्रक्चरिंग के लिए? रिस्ट्रक्चरिंग मतलब जो भी ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर है उसको पूरे को चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल का एक स्ट्रक्चर होता है ना, पहले प्रिंसिपल होंगे, फिर टीचर्स होंगे, स्टाफ्स होंगे। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब उस पूरे स्ट्रक्चर को कि पहले प्रिंसिपल होंगे या फिर स्टाफ, या फिर क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है उसको पूरे को रीस्ट्रक्चर करना। ठीक है, तो छलपति राव कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो किसके रिस्ट्रक्चरिंग, क्या किस इनमें से किस इंस्टीट्यूशन के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन इंडिया, रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, और या फिर कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स बी, रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। क्यों? चलपति राव कमेटी 2003 में आई है आई थिंक। इसने क्या किया था? रिकमेंड किया था, मैं गलत भी हो सकती हूँ, ये आई कब है वो मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। ये चलपति राव कमेटी कब आई है? रिकमेंडेड दैट द एंटायर सिस्टम ऑफ आरआरबीज। चलपति राव कमेटी का मेन फोकस क्या था कि वो आरआरबी की पूरे सिस्टम को क्या करे, उसको पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चर करे। रिकमेंडेड दैट द एंटायर सिस्टम ऑफ आरआरबीज में बी कंसोलिडेटेड व्हाइल रिटेनिंग द एडवांटेजेस ऑफ रीजनल कैरेक्टर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और किस तरीके से रिस्ट्रक्चर किया जाए कि जो मेन रीजनल करेक्टर है उसका, कि उसको स्मॉल फार्मर्स को, आर्टिसंस को, उनको उनके लिए एडवांटेज, उनकी क्रेडिट फैसिलिटी को फुलफिल करना है। तो मेन पर्पस क्या था चलपति राव कमेटी का? कि रिस्ट्रक्चर किया जाए आरआरबीज को पूरी तरीके से, मगर उसका जो रीजनल करेक्टर है उसको बचाते हुए, उसको प्रोटेक्ट करते हुए, उसको सलामत रखते हुए। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? ये हिंदी में इसका ये सही नहीं है, आप लोगों को जो पीडीएफ मिलेगी वो सही ट्रांसलेटेड मिलेगी। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? मैंने हालांकि यहाँ पर आपको हिंदी में समझा भी दिया है कि चलपति राव कमेटी आरआरबी के पूरे स्ट्रक्चर को दोबारा से कंसोलिडेट, दोबारा से फॉर्म करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए कहा गया था, उसमें जिसमें उसके जो रीजनल करेक्टर है कि वो स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसंस, इनके लिए बेनिफिशियल हो, उस चीज को प्रोटेक्ट करते हुए।
ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आई थी, तो वो आई थी आरआरबी के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से इन ये जो चार आपको नाम दिए गए हैं, सी डी देशमुख, नाना भाई पालकीवाला, बनेगाल राम राव, सी राजगोपालचारी, इन चारों में से सबसे पहले इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के। आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक, एपेक्स बैंक है हमारी बैंकिंग सिस्टम का, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्वियसली ब्रिटिश राज जब चल रहा था उस दौरान आ गया था। तो जो हमारे इसके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व मैंने क्या लिख दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर रहे हैं वो शुरू में ब्रिटिशर्स भी रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले इंडियन गवर्नर जो रहे हैं आरबीआई के वो रहे हैं सी डी देशमुख। कौन रहे हैं, सी डी देशमुख। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैंक है कंट्री का। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये इंडियन रुपी के इशू और सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये कंट्री के पूरे मेन पेमेंट सिस्टम को भी मैनेज करता है। क्लियर। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। इस्टेब्लिश अप्रैल 1935 में हुआ है। पहला इंडियन गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ये याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर नहीं, यहाँ लगा लीजिएगा फर्स्ट इंडियन गवर्नर। ठीक है, सी डी देशमुख। और करेंट इस समय जो गवर्नर है वो है शांति कांता दास। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। आई होप आपको कॉन्सेप्ट साथ में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are correct with respect to the role of RBI। आरबीआई के रोल की बात हो रही है इन दी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, अपेक्स बैंक के क्या रोल है, क्या फंक्शंस हैं, आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट 1 उनके उसके रोल के लिए सही कह रहा है या नहीं। स्टेटमेंट 1 और 2 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। जो भी पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई होता है, पूरी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होता है उसका कंट्रोलर है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, तभी ये पॉलिसीज निकालता है और पूरी इकोनॉमी की उसको क्या कहते हैं, मनी सप्लाई को ये कंट्रोल करता है। कैसे करता है हम आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आरबीआई गवर्नमेंट के बैंकर की तरह काम करता है। जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता कौन है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, आरबीआई खरीदती और बेचती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टी बिल्स को कौन खरीदता और बेचता है, आरबीआई, मगर किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। तो आरबीआई क्या करता है, एक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंकर की तरह। ठीक है, क्लियर है ये चीज बिल्कुल। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही आरबीआई के रोल के लिए, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बोथ 1 एंड 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इशू ऑफ नोट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट्स इशू करती है। बैंकर टू दी गवर्नमेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया। बैंकर्स बैंक जो अदर कॉमर्शियल बैंक है उसका भी ये बैंक है। ठीक है, और कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट मतलब वही मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स को भी कौन संभाल के रखता है, कौन भंडार है फॉरेन रिजर्व्स का, वो है आरबीआई। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। अब आई होप आपको फंक्शंस एकदम क्लियर होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब तक हम आरबीआई के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे आपका आरबीआई का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी छोटे छोटे फैक्ट्स अगर आप मिस आउट कर रहे होंगे तो इन क्वेश्चन से आपको वो फैक्ट्स भी लर्न हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है।
तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस्ड ऑपरेशन इन 1935। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब पढ़ा, और अभी मैं आपको ऑलरेडी ऊपर जब हमने क्वेश्चंस किए हैं तो 2-3 बार बता चुकी हूँ कि आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ है, 1935 में। इन 1931 द इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमिटी रिवाइव्ड द इशू ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आई डोंट थिंक कि इतना आपको डीप में पता होगा, मगर ये आप यहाँ पर याद कर लीजिए कि 1931 में इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ने रिवाइव किया था इस मैटर को कि एक इंडिया का सेंट्रल बैंक होना चाहिए जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, जिसके बाद ये 1935 में स्टैब्लिश हो भी गया था। ठीक है, और इसका आरबीआई एक्ट कब आया है? 1934 में। ठीक है, 19 ये स्टेटमेंट है। इन 1929 द हिल्टन यंग कमीशन recommended the establishment of a central bank to be called the Reserve Bank of India। 1929 में कहा भी जाता है ना, सब किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आप बोलेंगे हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन सबसे पहली बार जो रिकमेंड किया था सेंट्रल बैंक को स्टैब्लिश करने के लिए, वो किया था हिल्टन यंग कमीशन ने, मगर ये किया था उसने 1926 में। कब किया था? 1926 में रिकमेंड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डेट लिखी हुई है? 1929। हिल्टन यंग कमीशन, बाकी स्टेटमेंट पूरा सही है, ईयर गलत है, इसलिए सी जो है वो इनकरेक्ट है, एंड देयरफॉर सी ही इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1934। ये मैंने आपको अभी बताया। तो आरबीआई एक्ट 1934 में आया है, बिल पास हुआ है, 1935 में उसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट की हैं। जब 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आरबीआई को सेटअप किया जाना चाहिए, 1931 में इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ने रिवाइव किया था इस इशू को, और आरबीआई सेटअप हो गया था आपका 1935 में, उसने अपनी ऑपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, जैसे देखो 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ऑल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन, मतलब हिल्टन यंग कमीशन को और दूसरा नाम क्या है? रॉयल कमीशन। ठीक है, उसने सेंट्रल बैंक को एस्टैब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया था। 1 अप्रैल 1935 में ये एस्टैब्लिश हो गई थी, किस एक्ट के अकॉर्डिंग? आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। और जब ये एस्टैब्लिश हुआ था तो प्राइवेट बैंक के रूप में एस्टैब्लिश हुआ था। 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, किस एक्ट के अंडर? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948 के अंडर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948 के अंडर आरबीआई जो है 1949 में क्या हो गया था? नेशनलाइज्ड हो गया था। ठीक है, ये था आपका आरबीआई का ओरिजिन। तो इस क्वेश्चन ने आपका पूरा आरबीआई का जो ओरिजिन रहा है, किस तरीके से आरबीआई स्टैब्लिश हुई है, वो इस क्वेश्चन ने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। ठीक है, पहले 1926 हिल्टन यंग कमीशन, फिर 1931 में जो दोबारा उस मैटर को रिवाइव किया गया, 1934 में आरबीआई एक्ट आया, और 1935 में उसने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए। 1949 में वो नेशनलाइज्ड हुआ, किस एक्ट के अंडर? 1948 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट के अंडर। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? 26, 31, 34, 35, 49। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टेड एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस हैं बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंडिपेंडेंस के बाद भी। इंडिपेंडेंस, व्हाई ऑलवेज हैंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस हमको आज़ादी कब मिली। तो 1947 में हमको आज़ादी मिली। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 के बाद भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किस कंट्री के सेंट्रल बैंक की तरह एक्ट कर रहा था? बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। देखिए इसका सही आंसर है पाकिस्तान।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया को छोड़ के बाकी किन किन कंट्रीज के लिए एज अ सेंट्रल बैंक काम किया है। ठीक है, तो उस केस में आंसर होगा इसका बर्मा और पाकिस्तान दोनों ही। ठीक है, वो पेयर में ऑप्शंस आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। 1937 में, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आरबीआई के बारे में। 1937 में जो आरबीआई का हेडक्वार्टर्स थे, पहले आरबीआई के हेडक्वार्टर्स पहले कोलकाता थे। 1937 में आरबीआई के हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया गया मुंबई। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, 1937 में आरबीआई ने सेंट्रल बैंक की तरह काम करना शुरू किया। किस कंट्री के लिए? बर्मा के लिए, म्यांमार के लिए। और 1947 में किसके लिए? 1947 में ये फैसिलिटी, ये फंक्शन, ये काम करना बंद कर दिया बर्मा के लिए, और 1948 में बंद कर दिया पाकिस्तान के लिए। ठीक है, स्टॉप गिविंग सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन टू पाकिस्तान। ये लिख लीजिएगा आप लोग, मिस आउट हो गया है ये, इसके नीचे छुप गया है ये, पाकिस्तान। ठीक है, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 1947 के बाद भी किस कंट्री के लिए एज अ सेंट्रल बैंक काम कर रहा है? वो पाकिस्तान के लिए। ठीक है, और किन किन कंट्रीज के लिए काम किया है? बर्मा, म्यांमार और पाकिस्तान के लिए। क्लियर है ये चीज? अब आपको समझ में आ गया होगा। हेडक्वार्टर्स कब शिफ्ट हुए हैं? 1937 में हेडक्वार्टर्स शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द होली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई? तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, आपको बताना है इसमें से, इन चारों ऑप्शन में से, कि कौन सी होली ऑन ओन सब्सिडरी आरबीआई की नहीं है। ठीक है, आरबीआई की सबसे पहले तो आपको याद रखना है 5 होली ओन सब्सिडरीज हैं। ठीक है, जिसमें आपका आता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। बिल्कुल, ये आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरीज में से एक सब्सिडरी है। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये भी आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भी आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी था। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक पहले अर्लियर जो है आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी था। अब ये आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है, अब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि क्या नेशनल हाउसिंग बैंक आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है, तो नहीं, ये आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। उसके अलावा ये तीन तो आपकी आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है ही, उसके साथ साथ जो बाकी 2 होली ओन्ड सब्सिडरी हैं आरबीआई की, वो है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। रिजर्व बैंक लिख लीजिएगा, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और दूसरी जो लास्ट बची हुई है वो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, HUB। ठीक है, तो ये 5, 1, 2, 3 और 4, 5, ये 5 आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक ही आपसे मोस्टली पूछा जा सकता है ऑप्शन में, क्योंकि ये पहले आरबीआई की सब्सिडरी था। ठीक है, अगर आप लेटेस्ट नहीं पढ़ा होगा, पुराना पढ़ के रखा होगा, तो आपने भी ये पढ़ा होगा कि एनएचबी जो है वो क्या है? आरबीआई की सब्सिडरी है। मगर क्या हो गया है, अब नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो आरबीआई की सब्सिडरी अब नहीं रहा है, पहले था। अब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 मार्च 2019 को टेक ओवर कर लिया है। ये सब यहाँ से है ये। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 9 जुलाई 1988। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो 9 जुलाई 1988 को नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 में एस्टैब्लिश हुआ है। जो हेड ऑफिस है इसके दिल्ली में है। ठीक है, ये एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग के लिए, और इसका मेन जो फंक्शन है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हाउसिंग फाइनेंस को प्रमोट करना लोकल और रीजनल दोनों ही लेवल्स पे।
ठीक है, तो याद रहेगा 19 मार्च 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया है। करेंटली इट इज नॉट द होली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स and consumer spendings in the economy through which of the following policy। सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेंट्रल बैंक एक कंज्यूमर की सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को, स्पेंडिंग्स को, इकोनॉमी में जितना भी पैसा है एक तरीके से उसका जो मनी सप्लाई है उसके लिए सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल है। मगर उसके लिए वो कौन सी, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सेंट्रल बैंक कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है? फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या ऑल ऑफ द अबव। आपको ये अब याद रखना है कि हमने अभी तक आरबीआई पूरा पढ़ लिया, अब आरबीआई की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो आरबीआई एक कंज्यूमर की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट सबको इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी में कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को, उसके लिए वो ये पॉलिसी निकालती है। तो पॉलिसी कौन सी है? फिस्कल पॉलिसी नहीं, ये और आपको स्पेशली याद रखना है कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मेन जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी वो है किसकी? आरबीआई की, ठीक है। और ये दोनों ही इकोनॉमिक पॉलिसी हैं। क्लियर है ये चीज? इकोनॉमिक पॉलिसी में ये दोनों पॉलिसी आती है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। तो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी पूछी गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अंडर इट्स कंट्रोल टू अचीव द गोल्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ एंड लोअर इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, जीडीपी के गोल्स को अचीव करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करती है। रिजर्व बैंक क्या करती है? विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को, बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, टू अटेन प्राइस स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस स्टेबिलिटी को अटेन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट्स को और सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट्स, ठीक है, उसको प्रमोट करना, मैनेज एग्रीगेट डिमांड, ओवरऑल डिमांड को मैनेज करना, इंश्योर मोर क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर्स, प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए ज्यादा पैसा अवेलेबल हो, उनको आसानी से लोन पर पैसा दिया जा सके। साथ में लास्ट एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया की आरबीआई की है, आरबीआई इंट्रोड्यूस करती है और ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और मेन है कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करना। अगर तो इन्फ्लेशन हो गया है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, तो विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई क्या करेगा? उस पूरे पैसे को ऑब्जर्व कर लेगा, पूरे पैसे को ऑब्जर्व कर लेगा। और वहीं अगर मार्केट में पैसे की कमी पड़ रही है तो आरबीआई विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी उस पैसे को मार्केट में इंजेक्ट कर देगा, ठीक है, उस पैसे को मार्केट में इंजेक्ट कर देगा। और इसी से कहा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी मेनली दो टाइप की होती हैं। जब मार्केट में पैसे की कमी होती है और आरबीआई विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पैसा इन्फ्यूज करती है मार्केट में, ठीक है, पैसा इन्फ्यूज करती है ताकि मनी सप्लाई बराबर हो जाए, पैसे की कमी ना रहे मार्केट में, तो उसे कहा जाता है एक्सपेंशरी पॉलिसी, ठीक है, एक्सपेंशन करने के लिए, पैसा और एक्सपेंड करने के लिए। और अगर वही मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो हो रहा है तो आरबीआई अब क्या करेगी? सक आउट करने की कोशिश करेगी, पैसा बाहर निकालेगी। तो जब पैसा आरबीआई ऑब्जर्व करती है, मार्केट से निकालती है, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, मार्केट से पैसा निकाल लेना। क्लियर है? ये चीज तो बिल्कुल क्लियर होगी अब आपको, ठीक है। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो आरबीआई पैसा निकाल लेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी। अगर मार्केट में पैसा कम है तो इंजेक्ट कर देगी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not the quantitative instrument of monetary policy। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का?
रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड। देखिए, अभी आपने ये पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई मेनली क्या करती है, उससे एक्सपेंशनरी होती है और कॉन्ट्रेक्शनरी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि मार्केट के क्या हालात हैं। ठीक है, अब मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करना एक उसका क्या है, वो फंक्शन है। अब मेनली जो टाइप है मॉनेटरी पॉलिसी के वो है क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, या तो इन इंस्ट्रूमेंट को ही यूज करते हुए वो मार्केट में पैसा इन्फ्यूज करेगी, इंजेक्ट करेगी, जिसे कहते हैं एक्सपेंशन, और इन्हीं इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए वो मार्केट में अगर पैसा ज्यादा है तो वो ऑब्जॉर्व करेगी, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब मेनली मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप की होती है, क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर मतलब रेट्स में खेलती है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में खेलती है, और क्वालिटेटिव मेजर्स मतलब कुछ न्यूमेरिकल चेंज नहीं होता है इसमें। ठीक है, देखो क्वांटिटेटिव मेजर्स में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है, रेपो रेट आता है। ये सब क्या होते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस के जरिए से हम इनको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप समझेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, कैश रिजर्व रेशियो आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आता है, बैंक रेट पॉलिसी आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, और वहीं क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या आता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन। आसान क्या है कि आप क्वालिटेटिव मेजर्स को याद रख लें, और इतने सारे आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स तो हैं ही। ठीक है, तो अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड देखिए क्वांटिटेटिव में है, क्वालिटेटिव में है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड क्वांटिटेटिव मेजर है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ये भी आंसर नहीं है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी देख लेते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी क्वांटिटेटिव है। क्या बचा, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, और ये किस में आ रहा है, क्वालिटेटिव मेजर्स में। तो सही आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ए, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसको मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। क्वालिटेटिव मेजर्स में जैसे ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट आता है, मोरल सुएशन। मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ब्रीफ में आपको इनका मतलब बता देती हूँ एक बार, हालांकि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये तो शायद डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, ये शायद रह जाए। तो देखिए, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जब कोई इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल मान लीजिए लोन लेने गया है बैंक से, ठीक है, मान लीजिए उसको 10 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, 10 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक पूरा लोन अमाउंट प्रोवाइड नहीं करती है, एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो इंडिविजुअल को खुद अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कि उसको क्या करना है, 10,000 रुपए खुद अरेंज करके रखना है। ठीक है, तो अगर पैसा ज्यादा फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, तो मॉनेटरी पॉलिसी में मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बढ़ा दी जाती हैं। मतलब अब इंडिविजुअल को ज्यादा पैसा खुद अरेंज करना पड़ेगा, वो जो परसेंटेज है एक मार्जिन रिक्वायरमेंट की, कि उसको इतना, अब उसको 20,000 रुपए खुद लाने हैं, 20,000 रुपए खुद अरेंज करने हैं, बैंक बाकी बचा हुआ पैसा उसको लोन दे देगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर अमाउंट में बहुत छोटा बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मार्केट में पैसे की कमी है, तो वो बंदा बेचारा कहाँ से पैसा अरेंज करेगा, अभी तो मार्केट में इतना पैसा फ्लो नहीं हो रहा ना, मनी सप्लाई को इक्वल करना है। तो उस केस में मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स को कम कर दिया जाता है, कि पहले उसको 10,000 रुपए खुद अरेंज करने थे, अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम कर दिया है, 5,000 रुपए ही उसको खुद अरेंज करने हैं, बाकी बचा हुआ बैलेंस जो है वो बैंक उसको लोन प्रोवाइड कर देगा। तो ये होता है एक मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, दूसरा होता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आरबीआई अपने रूल्स निकालती है, जिनके साथ कॉमर्शियल बैंक्स को कंप्लाई करना पड़ता है, उनको फॉलो करना होता है, उसको सजेशंस भी देती है वो। ठीक है, सजेशंस
सजेशंस का मतलब ये है कि कॉमर्शियल बैंक्स उनको फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। रूल्स वो हैं जो फॉलो करने ही करने हैं। फिर है आपका रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि आरबीआई क्या करती है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, जब ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है तो कॉमर्शियल बैंक्स पर एक लिमिट लगा देती है कि वो उतना ही पैसा लोन पर दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और जब मार्केट में पैसा नहीं है तो वो उस लिमिट को कम कर देती है, ठीक है, उस लिमिट को मतलब सॉरी बढ़ा देती है और अलाउ करती है कॉमर्शियल बैंक्स को कि वो ज़्यादा पैसा लोन पर दे सकते हैं। क्लियर है? तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है सीधा सीधा कि एक लिमिट लगा दी गई है कॉमर्शियल बैंक्स पर कि वो उतना ही पैसा इन द फॉर्म ऑफ लोन पब्लिक को दे सकते हैं। ठीक है, फिर आता है डायरेक्ट एक्शन। ध्यान से सुनना है आप लोगों को, अगर आप सुनेंगे नहीं ध्यान से तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है? डायरेक्ट एक्शन मतलब आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेगी। अब अगर कुछ भी मिसबैलेंस हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कोई भी सही तरीके से रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अब यहाँ पर इस केस में आरबीआई डायरेक्टली एक्शन लेगी। क्लियर है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स में लोन का जो अमाउंट है वो इंडिविजुअल खुद अरेंज करेगा, उसको बढ़ा दिया और कम कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मोरल सिचुएशन में ये होता है कि सजेशंस देती है आरबीआई सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में ये होता है कि एक लिमिट लगा दी जाती है कॉमर्शियल बैंक्स पर। डायरेक्ट एक्शन में आरबीआई खुद एक्शन लेती है। फिर रेपो रेट, ये देखो अब बहुत जल्दी आप लोग ब्रीफ में समझ लेंगे इसको कि हम इन सबको आगे चल के डिस्कस करने ही वाले हैं। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करती हैं, पैसा लेती हैं। जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेती हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। और यही अगर आप इसको रिवर्स कर दो, मतलब अब आरबीआई लेगी कॉमर्शियल बैंक से, ठीक है। जिस रेट पर रेपो रेट, जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक लेती हैं आरबीआई से पैसा, वो रेपो रेट है। और उसी को आप रिवर्स कर दो, मतलब आरबीआई अब कॉमर्शियल बैंक से लेगी तो वो रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? फिर आता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? ये अपनी एक कॉमर्शियल बैंक को अपनी नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के साथ इन द फॉर्म ऑफ कैश मेंटेन करके चलना होता है, उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या? एक कॉमर्शियल बैंक को अपने नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज का सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के साथ इन द फॉर्म ऑफ कैश मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है, उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो वो पैसा जो मेंटेन करके चलना पड़ रहा है वो तो ब्लॉक हो गया ना। तो अगर सिचुएशन ऐसी होगी कि मार्केट में मनी ज्यादा फ्लो हो रहा है तो आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा मेंटेन करने को बोलेगी कॉमर्शियल बैंक से, ताकि मार्केट से पैसा ऑब्जर्व हो जाए और वहां ब्लॉक हो जाए। और वहीं अगर मार्केट में पैसा कम फ्लो हो रहा है तो आरबीआई क्या बोलेगी? कैश रिजर्व रेशियो कम बनाओ, थोड़ा सा मार्केट में पैसा फ्लो करो, ठीक है। फिर है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है आपका कि एक कॉमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट्स का सर्टेन परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स मेंटेन करती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स मेंटेन करती है। बैंक रेट पॉलिसी आपकी वो बैंक रेट पॉलिसी में भी यही होता है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है। तो रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है? इस केस में आरबीआई जो पैसा देती है वो कैसे पैसा देती है? बिल्स को रीडिस्काउंट कर देती है। जैसे नॉर्मली कॉमर्शियल बैंक आपके बिल्स को रीडिस्काउंट कर देते हैं ना, उसी तरीके से आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स के बिल्स को रीडिस्काउंट कर देती है, उसे और जिस रेट पर करती है उसे कहते हैं बैंक रेट, ठीक है। एक है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब कॉमर्शियल बैंक के पास कोई भी और सोर्स नहीं बचता है पैसा अरेंज करने का, सभी ड्राई अप हो जाते हैं, तो उस केस में इन द केस ऑफ इमरजेंसी वो आरबीआई से पैसा क्या करती है? हैंड टू हैंड बोरो करती है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो जनरली इंटरेस्ट रेट रहता है वो रेपो रेट से भी हाई रहता है, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड का मेन मकसद ये है कि वो लिक्विडिटी को मार्केट में मेंटेन करके चलती है। इसके अंडर ही आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इसके अंडर आ जाते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये है कि मार्केट की कंडीशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आरबीआई खरीदता और बेचता है एज पर दी सिचुएशन। क्लियर है? तो ब्रीफ में मैंने इन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से आपको समझा दिया है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि वो मार्केट में मनी सप्लाई को क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, राइट क्या आरबीआई ने अगर एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करने का फैसला किया है, इसका मतलब अब वो मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो वो क्या करेगा, तो वो बोल रहा है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से उसे क्या करना चाहिए, ध्यान से देखना है आपको। पहला है कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR को कम कर देगा। इट वुड नॉट डू, सॉरी वो नहीं करेगा, ठीक है, इट वुड नॉट डू, वो ऐसा नहीं करेगा। अगर उसको एक्सपेंशन करना है तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। देखो, तो कट एंड ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। SLR क्या होता है, टोटल डिपॉजिट्स का कॉमर्शियल बैंक्स को लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो अगर वो उसको कट कर देगा, ऑप्टिमाइज कर देगा, कम कर देगा, तो मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो होगा। मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो होगा तो एक्सपेंशन ये तो करेगा, ये तो सही है। उसने पूछा क्या नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट तो करेगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर में नहीं आएगा। दूसरा है, ध्यान देना है यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है बच्चों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को इंक्रीज कर देगा मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। देखते हैं, मैंने अभी आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या बताया। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक के पास और कोई चारा नहीं बचता बोरो करने का, तो वो आरबीआई से क्या करती है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर बोरो करती है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, अगर ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक बोरो नहीं कर पाएंगी। कॉमर्शियल बैंक बोरो नहीं कर पाएंगी तो पैसा भी नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फ्लो नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी ही नहीं, तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज सेकंड पॉइंट नहीं होगा। एक्सपेंशन अगर करना है तो सेकंड पॉइंट नहीं होगा, एक्सपेंशन करना है तो इस रेट को डिक्रीज करना होगा, इंक्रीज नहीं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो, ठीक है। अभी मैं इसको और अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी किस तरीके से काम कर रहा है। तीसरा पॉइंट है कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। रेपो रेट और बैंक रेट को अगर कम कर दिया जाएगा, ये क्या है, कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई से पैसा बोरो कर रही है, तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा बोरो कर रही है, उस रेट को कम कर दिया। मतलब अब कॉमर्शियल बैंक आसानी से पैसा बोरो कर सकती है, और पैसा बोरो कर सकती है मतलब ज्यादा फर्दर वो आगे लोन प्रोवाइड करेगी, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा मतलब एक्सपेंशनरी हो रही है, तो मतलब 3 पॉइंट तो वो करेगा, फर्स्ट पॉइंट भी करेगा, सेकंड गलत है। अगर वो सेकंड पॉइंट MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को अगर वो इंक्रीज कर देता है, तो मार्केट में से पैसा को सोक कर लेगा, ठीक है, अब्जॉर्व कर लेगा, तो वो एक्सपेंशनरी नहीं कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी हो जाएगी। क्लियर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इट वुड नॉट डू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू स्टेटमेंट, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, टू ओनली। क्लियर। देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, इट इज अ विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कंप्लीटली। जब इंटर बैंक लिक्विडिटी पूरी तरीके से ड्राइज अप हो जाती है, कॉमर्शियल बैंक बोरो नहीं कर पाती, तो इमरजेंसी की सिचुएशन में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करती है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अलाउ करता है बैंक्स को कि वो मगर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो रेपो रेट इन सबसे भी ज्यादा होता है, ठीक है, उसको ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी कहा जाता है। क्लियर। अगर इस रेट को आप इंक्रीज कर दोगे तो कॉमर्शियल बैंक बोरो नहीं कर पाएंगी, तो मार्केट में पैसा फ्लो नहीं होगा, ठीक है, और फ्लो नहीं होगा तो एक्सपेंशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और वहीं इस रेट को कम कर दिया जाएगा तो आसानी से बोरो करेंगी तो मार्केट में पैसा इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन होगा, राइट। तो एक्सपेंशनरी के लिए रेट को कम करना पड़ेगा, इंक्रीज नहीं कर सकते, और इस स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू।
विच ऑफ द अबव इज आर कॉम्पोनेंट या फिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के कॉम्पोनेंट हैं। बैंक रेट हमने पढ़ा है, कंपोनेंट है, बिल्कुल है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी हमने पढ़ा है। पब्लिक डेट हमने नहीं पढ़ा। पब्लिक रेवेन्यू भी हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं पढ़ा। मतलब 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री। कह रहा है कि आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सेंट्रल बैंक के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ओवर द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। आरबीआई का ये फंक्शन है, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है सप्लाई ऑफ मनी को देखने के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम ऊपर अभी पढ़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशुएंस ऑफ नोट्स। ये स्टेटमेंट भी हमने पढ़ा है फंक्शंस ऑफ आरबीआई में, बिल्कुल सही है। इट एक्ट्स एज अ बैंकर बोथ टू गवर्नमेंट एंड टू अदर बैंक्स ऑफ द कंट्री। ये भी हमने पढ़ा है फंक्शंस में। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक इन द कंट्री। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? अभी मैंने आपको बताया है रेपो रेट क्या है, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। वो रेट जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है। देख लेते हैं, इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को देती है, नहीं। इज द रेट एट विच इंटरनेशनल एड एजेंसीज लेंड टू आरबीआई, बिल्कुल नहीं। पॉलिसी ही ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है रेपो रेट, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की है, तो इंटरनेशनल एड एजेंसीज कहाँ से आ गई। फिर है, इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी, या फिर इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोड फंड्स फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक इन द कंट्री। अगर वो बोरो करेगा तो वो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आरबीआई लेंड्स टू बैंक, बैंक को लेंड करती है वो शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी केस में। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिस पर कॉमर्शियल बैंक बोरो करती है मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज बेचती हैं आरबीआई को अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखने के लिए। रेपो का मतलब ही होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है, रीपर्चेज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट्स को खरीद के और बेच के जो है पैसा बोरो किया जाता है। क्लियर? कॉमर्शियल बैंक सेल देयर सिक्योरिटीज इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स और ड्यू टू सम स्टैट्यूटरी मेजर्स। ठीक है, क्लियर है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वन ऑफ द मेन इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो, अगर व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगा। ध्यान से देखना है आपको। जब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, एक कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिमांड और नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज के, नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज के एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के साथ मेंटेन करके चलना पड़ता है। ठीक है, मान लो बैंक के पास, मतलब ये आप मान लो, मैं कुछ अमाउंट इसको मेंशन नहीं कर रही हूँ, मान लो ये अमाउंट बैंक के पास इतना पैसा है। ठीक है, अब सीआरआर वो अमाउंट है कि उसकी नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज का सर्टेन परसेंटेज, मान लीजिए ये कुछ सर्टेन परसेंटेज है, सर्टेन परसेंटेज है जो उसको आरबीआई के साथ मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। तो इतना पोर्शन तो ब्लॉक हो गया। ठीक है, इतना पोर्शन ब्लॉक हो गया। अगर आरबीआई इसको रिड्यूस कर देती है, मतलब यहां से कुछ पैसा फ्री आउट हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, और मार्केट में आ जाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उसका सही आंसर क्या होगा, देयर विल बी नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सीआरआर बढ़े कम होगा तो इट विल डिक्रीज, मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, इट विल इंक्रीज। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार और बताती हूँ मैं आपको, अगर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर दिया जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि कुछ एक सर्टेन पैसा जो है वो कॉमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ ब्लॉक हो गया है।
ठीक है, क्योंकि उसके साथ उसको मेंटेन करना है। अगर ये रेट कम कर दिया जाएगा तो मतलब यहाँ से कुछ पैसा फ्री आउट हो जाएगा, ठीक है, फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा तो वो मार्केट में आ जाएगा, मार्केट में आ जाएगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? तो सी विल बी द correct answer. CRR refers to a certain percentage of commercial banks net demand and time liability that commercial banks have to maintain with RBI at all times. हमेशा, हर वक्त, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखनी पड़ती है आरबीआई के साथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो दैट द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बिटवीन देयर लिक्विड एसेट्स एंड टोटल डिपॉजिट्स इज कॉल्ड। लिक्विड एसेट्स और टोटल डिपॉजिट्स के बीच में जो उसको एक रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सीआरआर। सीआरआर तो नहीं कहते, सीआरआर तो नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज का वो भी आरबीआई के साथ मेंटेन करते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड तो लिक्विडिटी मेंटेन करके रखने के लिए इसके अंदर आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आ जाता है। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर बिल्स को रीडिस्काउंट करती है आरबीआई, और एसएलआर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें एक ये है आपका रेशियो लिक्विड एसेट्स और टोटल डिपॉजिट्स के बीच का। बी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब टोटल डिपॉजिट्स, मान लो एक बैंक है, उसके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, सबने अपने 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 पैसे को डिपॉजिट किया हुआ होता है। अब मान लो कि सभी कस्टमर्स, मैक्स टू मैक्स कस्टमर्स भी, एक परसेंटेज मान के चल लो, मैक्स टू मैक्स कस्टमर्स भी क्या आ गए, अपने पैसे को विड्रॉ करने अगर बैंक में आ जाते हैं, तो अब बैंक तो क्या करता है, वो पैसा तो फ्लो होता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि आपके बैंक में आपने जो नोट दिए थे वही नोट आपको वापस मिलेंगे, पैसा फ्लो होता रहता है। तो बैंक की जिम्मेदारी क्या बनती है, बैंक क्या करती है, उसके जितने भी ये टोटल डिपॉजिट्स हैं उसके अगेंस्ट एक सर्टेन परसेंटेज लिक्विड एसेट में वो स्टोर करके रखती है, ताकि अगर ज्यादा कस्टमर भी आ जाए अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए तो बैंक के पास लिक्विडिटी हो। इसलिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन किया जाता है। क्लियर? ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर है बी, statutory liquidity ratio, minimum percentage of deposits that a commercial bank has to maintain in the form of liquid asset में commercial bank को maintain करके रखना पड़ता है। ठीक है, बैंक रेट मैंने आपको बता दिया, मिनिमम रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी एंड रीडिस्काउंट्स फर्स्ट क्लास बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिक्योरिटी। जो भी कॉमर्शियल बैंक के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिक्योरिटीज होती हैं उसको आरबीआई जिस रेट पर रीडिस्काउंट करता है उसको कहा जाता है बैंक रेट। ठीक है, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड जो है वो पार्ट है आपका नरसिम्हम कमेटी के जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आए थे 1998 के, उसकी वजह से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड आया था जो लिक्विडिटी को इकोनॉमी में मेंटेन करता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ रिवर्स रेपो एग्रीमेंट्स और रेपो एग्रीमेंट्स की मदद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखते हैं, इट इज अनसिक्योर्ड लैंडिंग बोरोइंग अरेंजमेंट बिटवीन आरबीआई एंड द बैंक्स। ये अनसिक्योर्ड तरीका है लैंडिंग और बोरोइंग, मतलब पैसा लेने का और पैसा लेंड करने का, देने का, बिटवीन आरबीआई एंड द बैंक्स। या फिर द रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज फिक्स्ड चेंज्ड बाय द आरबीआई ड्यूरिंग द मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट। जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस करती है तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर मैंने आपको बताया ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आरबीआई डिसाइड करती है और चेंज करती है रेपो रेट को। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज टू इंजेक्ट ऑब्जॉर्व लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मेन मकसद ये है कि वो लिक्विडिटी मेंटेन करती है एज पर दी रिक्वायरमेंट्स। जरूरत होती है तो इंजेक्ट करती है, जरूरत होती है तो ऑब्जॉर्व करती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज एक्सटेंडेड बाय द आरबीआई टू शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड द प्राइमरी डीलर्स ओनली। ये आरबीआई ने कहाँ एक्सटेंड किया हुआ है, शेड्यूल्ड बैंक्स लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट का यूज करते हैं, एंड प्राइमरी डीलर्स ओनली। डी स्टेटमेंट भी सही है, ए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये आपका अनसिक्योर्ड लैंडिंग बोरोइंग अरेंजमेंट नहीं है, ये पूरी तरीके से सिक्योर है, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, व्हेन आरबीआई इंक्रीजेस द बैंक रेट। जब आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देती है,
बैंक रेट को इंक्रीज कर देती है तो उसको क्या कहा जाता है? फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी तो अपनी अलग पॉलिसी है जो गवर्नमेंट देती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो बिल्कुल भी नहीं होगी ये। डियर मनी पॉलिसी, कंज्यूमर पॉलिसी, कंज्यूमर पॉलिसी भी नहीं है ये। आपको ये याद रखना है, ये एक टर्म है, ये फैक्ट है। ये एक टर्म बोला जाता है कि जब आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देती है तो उसे डियर मनी पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, जब आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देती है तो उसे डियर मनी पॉलिसी कहा जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारे आज के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों, उसके साथ का आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आगे इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उससे हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और कैपिटल स्टॉक मार्केट से हम ऑलरेडी क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे, मनी मार्केट से क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।